फिल्म की शुरुआत देर रात के एक सुनसान हाईवे से होती है, जहां डैनियल और लूकस नाम के दो दोस्त अपनी कार में सफर कर रहे होते हैं। रास्ता बिल्कुल खाली होता है और चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सफर के दौरान डैनियल नोटिस करता है कि लूकस लगातार पानी पिए जा रहा है। वो उसे समझाते हुए कहता है कि इतना पानी मत पी, क्योंकि सुनसान रास्ते पर वो किसी भी हालत में गाड़ी नहीं रोकना चाहता। लेकिन लूकस उसकी बात को मजाक में उड़ा देता है और पानी पीता रहता है। कुछ ही मिनट बाद उसे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होने लगती है। अब मजबूरी में डैनियल गुस्से के साथ कार रोकता है और लूकस जल्दी से सड़क किनारे अंधेरे की तरफ चला जाता है। डैनियल कार में बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। तभी अचानक कार का हॉर्न लगातार बजने लगता है। हॉर्न की आवाज सुनते ही लूकस घबराकर वापस दौड़ता है, लेकिन कार के पास पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। कार के सभी दरवाजे खुले हुए हैं, जबकि अंदर डैनियल कहीं भी दिखाई नहीं देता। कुछ सेकंड पहले तक जो इंसान यहीं बैठा था, वो अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। लूकस घबराकर चारों तरफ देखने लगता है और तभी उसकी नजर कार पर बने 3 गहरे खरोंचों पर पड़ती है। पहली नजर में उसे लगता है कि शायद किसी जंगली जानवर ने अपने पंजों से ये निशान बनाए होंगे, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर बैठने लगता है। फिर हिम्मत करके वो वापस कार में बैठता है, लेकिन अगले ही पल डैनियल कार की विंडशील्ड के ऊपर आ गिरता है। डैनियल की हालत इतनी खराब होती है कि उसे देखकर लूकस के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी मदद कर पाता, कोई अनदेखी ताकत डैनियल को फिर से अंधेरे में घसीट ले जाती है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि लूकस कुछ समझ ही नहीं पाता। वो अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकला होता है कि सड़क पर थोड़ी दूर उसे एक रहस्यमयी आदमी खड़ा दिखाई देता है। वो बिना कुछ बोले बस लगातार उसी को घूरे जा रहा होता है। डर के मारे लूकस तुरंत कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। पहली बार में कार स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कई कोशिशों के बाद इंजन चालू हो जाता है और वो पूरी रफ्तार से वहां से निकल जाता है। उसे लगता है कि अब वो खतरे से दूर आ चुका है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वही रहस्यमयी आदमी फिर सड़क किनारे दिखाई देता है। लूकस और तेज गाड़ी भगाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी फिर नजर आ जाता है। अब ऐसा लगने लगता है जैसे वो किसी डरावने लूप में फंस चुका हो, जहां जितना आगे बढ़ो वही चेहरा दोबारा सामने आ जाता है। फिर एकदम से लूकस को वो भूतिया आदमी अपनी बगल वाली सीट पे दिखता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद कहानी कुछ समय पीछे चली जाती है, जहां हमारी मुलाकात मैडी और टाइलर नाम के एक कपल से होती है। इन दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, अपना घर और लगभग सारा सामान बेच दिया है, क्योंकि टाइलर ने एक शानदार वैन खरीदी है और उसका सपना है कि अब दोनों पूरी दुनिया इसी वैन में घूमते हुए अपनी जिंदगी बिताएंगे। अमेरिका में इस तरह की वैन लाइफ काफी मशहूर है और टाइलर भी उसी जिंदगी को जीना चाहता है। सफर शुरू करने से पहले वो मैडी को बॉब रॉस का एक छोटा सा बॉबल हेड गिफ्ट करता है, जिसे दोनों वैन के डैशबोर्ड पर लगा देते हैं। इसके साथ ही वो सेंट क्रिस्टोफर का एक पेंडेंट भी वैन में टांग देता है, जिसे यात्रियों का रक्षक माना जाता है। दूसरी तरफ मैडी अपने पास एक इमरजेंसी जीपीएस डिवाइस भी रखती है। फिलहाल ये छोटी सी चीज लगती है, लेकिन आगे चलकर यही इनके बहुत काम आने वाली है। इसके बाद दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और घूमते घूमते पूरे 6 हफ्ते बीत जाते हैं। अब एक दिन आराम करते हुए दोनों फैसला करते हैं कि वे पास में मौजूद एक हॉट स्प्रिंग घूमने जाएंगे, लेकिन रास्ते में इतना लंबा ट्रैफिक जैम लग जाता है कि समय पर वहां पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में टाइलर अपनी वैन एक शांत सी कॉलोनी के बाहर पार्क कर देता है और दोनों वहीं रुककर आराम करने लगते हैं। इसी दौरान मैडी की नजर सामने बने एक घर पर पड़ती है, जहां पूरा परिवार हंसी खुशी साथ बैठा होता है। उस परिवार को देखकर मैडी कुछ पल के लिए खो जाती है। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि अंदर ही अंदर वो ऐसी ही एक स्टेबल लाइफ चाहती है। उसे हमेशा से अपना घर, अपना परिवार और एक सुरक्षित जीवन चाहिए था, जबकि टाइलर इस वैन वाली आजाद जिंदगी में ही खुश था। तभी अचानक टाइलर माहौल को खास बनाते हुए मैडी को प्रपोज कर देता है। मैडी भी मुस्कुराकर हाँ कह देती है और दोनों अपनी जिंदगी के इस नए फैसले से बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि कॉलोनी के लोग आकर उनसे वैन वहां से हटाने को कहते हैं। दोनों बिना किसी बहस के वहां से निकल जाते हैं और देर रात फिर से सफर शुरू कर देते हैं। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद टाइलर को नींद आने लगती है, इसलिए मैडी ड्राइविंग करने लगती है और टाइलर आराम से सो जाता है। सफर के दौरान अचानक पीछे से एक कार तेज रफ्तार में आती हुई दिखाई देती है। उसकी विंडशील्ड पूरी तरह टूटी हुई होती है और वो बुरी तरह डगमगाते हुए आगे बढ़ रही होती है। अगर आपने शुरुआत वाला सीन ध्यान से देखा हो तो ये वही कार है जिसे लूकस चला रहा था। वो किसी तरह उस रहस्यमयी आदमी से बचकर भाग रहा था। कुछ ही सेकंड बाद वो कार इनकी वैन को ओवरटेक करती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती और जोरदार हादसे का शिकार हो जाती है। ये देखकर मैडी तुरंत अपनी वैन रोक देती है और दोनों मदद के लिए नीचे उतरते हैं। कार के पास पहुंचते ही मैडी हेल्प करने को आगे बढ़ती है,
पर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने लूकस को अचानक कार के अंदर की तरफ खींच लिया हो। मैडी इससे काफी डर जाती है, पर जब टाइलर लूकस को देखता है तो वो कार के अंदर ही होता है। टाइलर बिना समय गवाए इमरजेंसी सर्विस को कॉल करता है और खुद कार के अंदर जाकर लूकस को हिम्मत देने की कोशिश करता है ताकि वो होश में रहे, पर लूकस की मौत हो चुकी होती है। बाहर मैडी को कार पर वही 3 गहरे खरोंचों के निशान दिखाई देते हैं जो हमें पहले लूकस की गाड़ी पर दिखे थे। इस पूरे हादसे के दौरान मैडी को पहली बार वही रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो आदमी उनकी वैन के आसपास ही मौजूद है और हर चीज को चुपचाप देख रहा है। हालांकि अगले ही पल पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है, इसलिए मैडी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करती। जरूरी पूछताछ के बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं और उस रात पास के एक मोटल में रुकने का फैसला करते हैं। कमरे में पहुंचने के बाद भी मैडी का ध्यान बार बार उसी हादसे पर अटका रहता है। वो अपनी वैन की 360 डिग्री डैश कैम की रिकॉर्डिंग चेक करती है ताकि पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन जिस समय लूकस की कार उनकी वैन के पास से गुजरी थी, ठीक उसी हिस्से की फुटेज खराब हो चुकी होती है। अगले दिन सुबह जब टाइलर बाहर निकलता है तो उसकी नजर वैन पर पड़ती है और वो हैरान रह जाता है। रातों रात उनकी वैन पर भी वही 3 गहरे खरोंच बने हुए थे। उसे समझ नहीं आता कि ये निशान आखिर आए कहां से। मैडी तुरंत उसे बताती है कि बिल्कुल ऐसे ही निशान उसने लूकस की कार पर भी देखे थे। हालांकि टाइलर इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि आज दोनों को उस मशहूर बर्निंग वैन फेस्टिवल में पहुंचना था, जहां देश भर से वैन लाइफ जीने वाले लोग अपनी अनोखी वैन लेकर इकट्ठा होते हैं। यहाँ लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, बल्कि अपनी आजाद जिंदगी, म्यूजिक, आर्ट और ट्रैवल कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। टाइलर तो इस फेस्टिवल को लेकर इतना उत्साहित होता है कि वो बाकी सारी बातें फिलहाल भूल जाता है और दोनों अपनी वैन लेकर वहां के लिए निकल पड़ते हैं। बर्निंग वैन फेस्टिवल में पहुंचते ही टाइलर की खुशी देखने लायक होती है। चारों तरफ अलग अलग तरह की मॉडिफाइड वैन, म्यूजिक, कैंपिंग और घूमने फिरने वाले लोग नजर आ रहे होते हैं। इसी बीच टाइलर की मुलाकात ब्रैड फुल नाम के एक मशहूर वैन लाइफ यूट्यूबर से होती है, जिसे वो काफी समय से फॉलो करता आ रहा था। अपने पसंदीदा क्रिएटर से मिलकर वो इतना खुश हो जाता है कि उसी के साथ बातें करने में व्यस्त हो जाता है। उधर मैडी अकेले फेस्टिवल में घूमने निकल जाती है। घूमते घूमते उसकी नजर एक बड़े बोर्ड पर पड़ती है, जहां कई लोगों के मिसिंग पोस्टर लगे होते हैं। लेकिन इन पोस्टरों से भी ज्यादा उसका ध्यान नीचे बने एक अजीब निशान पर जाता है। वहां एक स्टिक फिगर बनाई गई होती है, जिसके शरीर पर ठीक वही 3 गहरे खरोंच बने होते हैं जो अब उनकी वैन पर भी मौजूद थे। ये देखकर मैडी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी वहां डायना नाम की एक महिला आती है जो पिछले 20 सालों से वैन लाइफ जी रही होती है। दोनों की बातचीत शुरू होती है और बातों बातों में मैडी पिछली रात हुए हादसे का जिक्र कर देती है। वो बताती है कि जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था उस पर भी यही 3 खरोंच बने हुए थे और अब वही निशान उनकी वैन पर भी दिखाई दे रहे हैं। इतना सुनते ही डायना के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो तुरंत मैडी से पूछती है कि क्या तुम लोग उस एक्सीडेंट वाली जगह पर रुके थे। मैडी हाँ में जवाब देती है तो डायना बिना एक पल गवाए उसे चेतावनी देती है कि आज के बाद कभी भी रात में ड्राइव मत करना, और अगर किसी वजह से रात में सफर करना भी पड़े तो चाहे कुछ भी हो जाए, रास्ते में गाड़ी मत रोकना। डायना की बात सुनकर मैडी घबरा जाती है, लेकिन तभी टाइलर वहां पहुंच जाता है। वो बड़े उत्साह से बताता है कि उसने किसी तरह अपनी वैन पर बने खरोंचों पर फ्री में पेंट करवा लिया है और अब वैन बिल्कुल नई जैसी दिख रही है। टाइलर के लिए ये बस मामूली स्क्रैच थे, लेकिन मैडी जानती थी कि मामला इतना आसान नहीं है। फिर भी वो उस समय कुछ नहीं कहती और दोनों मिलकर फेस्टिवल का आनंद लेने लगते हैं। रात होने के बाद जब मैडी जिम से वापस अपनी वैन की तरफ लौट रही होती है, तभी उसे थोड़ी दूरी पर फिर वही रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। मैडी घबराकर वैन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसे एक अजीब बात महसूस होती है। जितना वो अपनी वैन के करीब पहुंचती, उतना ही उसे लगता कि वैन उससे दूर होती जा रही है, जैसे कोई उसके साथ खेल खेल रहा हो। इस बार वो इधर उधर देखने की गलती नहीं करती और सीधा दौड़कर वैन के अंदर घुस जाती है। अंदर पहुंचते ही उसके फोन पर डैश कैम का एक नोटिफिकेशन आता है। जिस फुटेज को वो खराब समझ रही थी, वो अब अपने आप ठीक हो चुकी थी। मैडी तुरंत वीडियो चलाती है और जो कुछ उसमें दिखाई देता है उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो में साफ नजर आता है कि जब ल्यूकस की कार उनकी वैन के पास से गुजरी थी, तब वही रहस्यमयी आदमी उसकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। इतना ही नहीं, कुछ सेकंड के लिए वो कैमरे की तरफ मुड़कर सीधे मैडी की तरफ देखता भी है। ये देखकर मैडी बुरी तरह डर जाती है। वो तुरंत लाइव डैश कैम खोलती है और उसमें देखती है कि वही रहस्यमयी आदमी उनकी वैन के ठीक बाहर खड़ा है। वो धीरे धीरे कैमरे के करीब आने लगता है और अगले ही पल अपना चेहरा कैमरे के बिल्कुल सामने ले आता है।
जैसे ही उसका चेहरा स्क्रीन पर दिखाई देता है, डैश कैम अचानक बंद हो जाता है। अब मैडी तुरंत टाइलर को मैसेज करती है कि वो जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाए, लेकिन मैसेज भेजने के कुछ ही पल बाद उसे एहसास होता है कि रहस्यमयी आदमी अब बाहर नहीं बल्कि वैन के अंदर आ चुका है। देखते ही देखते वो मैडी का गला पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैडी रियर व्यू मिरर उसकी तरफ दे मारती है। उसी मिरर पर सेंट क्रिस्टोफर का पेंडेंट लटका हुआ था। जैसे ही वो पेंडेंट रहस्यमयी आदमी के हाथ में लगता है, वो दर्द से पीछे हट जाता है और अचानक गायब हो जाता है। तभी टाइलर भी वापस आ जाता है। मैडी घबराई हुई हालत में उसे सारी बात बताती है, लेकिन टाइलर को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि शायद कोई इंसान वैन में घुस आया होगा। वो पूरी वैन की तलाशी लेता है, लेकिन अंदर कोई नहीं मिलता। मैडी उसे डैश कैम की रिकॉर्डिंग भी दिखाती है, मगर हैरानी की बात यह होती है कि अब उस वीडियो में भी रहस्यमयी आदमी कहीं नजर नहीं आता, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अब टाइलर को लगता है कि शायद डर की वजह से मैडी को इल्यूजन हो रहा है, लेकिन मैडी अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो कोई वहम नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक सच्चाई है। अगली सुबह दोनों दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक छोटी सी दुकान पर रुकने के दौरान मैडी की नजर एक किताब पर पड़ती है जिसका नाम होता है हॉन्टेड हाईवेज ऑफ अमेरिका। उत्सुकता में वो किताब उठाकर देखने लगती है। किताब में अमेरिका के पुराने हाईवे पर इस्तेमाल होने वाले होबो कोड्स के बारे में बताया गया होता है। ये ऐसे गुप्त निशान थे जिनकी मदद से मुसाफिर एक दूसरे को रास्ते के खतरों और सुरक्षित जगहों की जानकारी देते थे। इन्हीं निशानों के बीच मैडी को वही 3 गहरे पंजों जैसे खरोंच वाला चिन्ह भी दिखाई देता है। उसके सामने लिखा होता है कि इसका मतलब है खतरा। ये देखते ही उसके दिमाग में पिछली सारी घटनाएं एक साथ घूमने लगती हैं। वो तुरंत किताब खरीद लेती है, लेकिन जैसे ही दोनों दुकान से बाहर निकलते हैं, दोनों की नजर फिर अपनी वैन पर पड़ती है और इस बार उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रात में पेंट करवाने के बावजूद वही 3 खरोंच दोबारा वैन पर बने थे। अब मैडी को यकीन हो जाता है कि ये कोई साधारण निशान नहीं है। वो तुरंत इंटरनेट पर इनके बारे में जानकारी ढूंढना शुरू करती है। अलग अलग वेबसाइट्स और पुराने रिकॉर्ड्स में उसे कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहां एक्सीडेंट का शिकार हुई गाड़ियों पर यही निशान पाए गए थे। कुछ लोगों का दावा था कि जिस गाड़ी पर ये निशान बन जाते हैं उसके मालिक का सामना एक रहस्यमयी शख्स से जरूर होता है, जिसे लोग पैसेंजर मैन के नाम से जानते हैं। तो अब से हम भी इस रहस्यमयी आदमी को पैसेंजर मैन कहेंगे। कई कहानियों में ये भी लिखा था कि अगर ये निशान आपकी गाड़ी पर आ जाए तो समझ लीजिए कि पैसेंजर मैन ने आपको अपना अगला शिकार चुन लिया है। ये सब पढ़कर मैडी पूरी तरह डर जाती है, लेकिन वो अभी भी ये बात टाइलर को नहीं बताती। दूसरी तरफ टाइलर इन सबसे बेखबर एक जंगल के बीच खूबसूरत जगह देखकर वैन रोक देता है। वो पेड़ों के बीच सफेद चादर बांधकर प्रोजेक्टर लगाने लगता है। उसका प्लान था कि दोनों खुले आसमान के नीचे बैठकर साथ में एक रोमांटिक फिल्म देखेंगे। थोड़ी देर में सब तैयार हो जाता है और दोनों रोमन हॉलिडे देखना शुरू कर देते हैं। फिल्म चलते चलते दोनों के बीच अपनी जिंदगी को लेकर बात शुरू हो जाती है। इसी दौरान मैडी पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कहती है। वो बताती है कि उसने सोचा था वैन लाइफ उसके लिए एक नया और खूबसूरत अनुभव होगी, लेकिन अब कई महीने साथ बिताने के बाद उसे एहसास हो चुका है कि ये जिंदगी उसके लिए नहीं बनी। बचपन से वो अलग अलग फोस्टर होम्स में रही थी, इसलिए अब वो बस एक अपना घर, अपना परिवार और एक स्टेबल लाइफ चाहती है। दूसरी तरफ टाइलर का सपना बिल्कुल अलग था। वो तो हमेशा इसी तरह घूमते हुए पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। उसने तो वैन से ही काम करने के लिए रिमोट जॉब तक ढूंढ ली थी, ताकि सफर भी चलता रहे और कमाई भी होती रहे। यानी अब दोनों एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां दोनों की मंजिलें अलग अलग हो चुकी थीं। तभी अचानक दोनों की नजर सामने लगी सफेद स्क्रीन पर पड़ती है। स्क्रीन के पीछे किसी इंसान जैसी परछाई दिखाई देती है। अगले ही पल वही डरावना पैसेंजर मैन धीरे धीरे स्क्रीन पर अपना चेहरा टिकाता है। उसकी शक्ल प्रोजेक्टर की रोशनी में पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रही होती है। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, वो उन पर हमला कर देता है। मैडी और टाइलर किसी तरह भागकर वैन के अंदर खुद को बंद कर लेते हैं और वहां से भागने को होते हैं, पर पैसेंजर मैन उनकी वैन पर हमला कर देता है, जिससे पूरी वैन जोर जोर से हिलने लगती है। फिर थोड़ी देर में अपने आप सब शांत हो जाता है। तभी टाइलर को एहसास होता है कि वैन की चाबी तो बाहर ही रह गई। मजबूर होकर टाइलर दोबारा बाहर निकलता है। तभी उसे कुछ दूरी से चाबी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करता है और देखता है कि चाबी पेड़ की एक टहनी से लटक रही है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहां टांगा हो। टाइलर जैसे ही चाबी उतारता है, पैसेंजर मैन अचानक उस पर हमला कर देता है, पर अगले ही पल गायब हो जाता है। टाइलर किसी तरह भागकर वैन के अंदर आ जाता है। वैन स्टार्ट करता है और दोनों वहां से जान बचाकर भाग निकलते हैं। टाइलर को अब मैडी की हर बात पर भरोसा हो जाता है।
इस घटना से दोनों पूरी तरह समझ चुके थे कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि ऐसी खतरनाक ताकत है जो हर कीमत पर उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। जान बचाकर वहां से निकलने के बाद दोनों एक रोड साइड रेस्टोरेंट पर रुकते हैं, जहां मैडी उसे इंटरनेट पर मिली सारी जानकारी दिखाती है। वो बताती है कि पैसेंजर मैन कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक रहस्यमयी ताकत है जो पहले अपनी मौजूदगी का निशान छोड़ती है और फिर धीरे धीरे अपने शिकार के पीछे पड़ जाती है। टाइलर कुछ देर तक सब कुछ ध्यान से सुनता है और फिर कहता है कि अगर इस सारी मुसीबत की वजह उनकी वैन है तो क्यों ना इसे यहीं छोड़ दिया जाए या फिर जला दिया जाए, शायद इसके बाद वो चीज उनका पीछा छोड़ दे। लेकिन मैडी तुरंत मना कर देती है। उसका कहना था कि अब ये सिर्फ वैन तक सीमित नहीं रहा बल्कि पैसेंजर मैन उन दोनों को पहचान चुका है। वैन छोड़ने से कुछ नहीं बदलेगा। तभी उसे डायना की बात याद आती है, वही डायना जिसने फेस्टिवल में उन्हें रात में ड्राइव ना करने की चेतावनी दी थी। मैडी कहती है कि हमें फ्लैगस्टाफ जाना चाहिए, शायद डायना को इस रहस्य के बारे में और भी बहुत कुछ पता हो। टाइलर भी उसकी बात मान लेता है और दोनों तय करते हैं कि अब वे सिर्फ दिन में सफर करेंगे, क्योंकि अब तक पैसेंजर मैन कभी दिन की रोशनी में दिखाई नहीं दिया था। मैडी पहले ही पता कर चुकी थी कि फ्लैगस्टाफ के पास वैन लाइफर्स किस जगह कैंप लगाए हुए हैं, इसलिए दोनों उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। उनका प्लान साफ था, शाम होने से पहले वहां पहुंच जाना है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मंजिल से कुछ दूर पहले अचानक उनकी वैन का एक टायर फट जाता है। मजबूर होकर टाइलर सड़क किनारे वैन रोकता है और जल्दी जल्दी टायर बदलने लगता है। वो सारे नट बोल्ट खोलकर नीचे रख देता है, लेकिन तभी एक अजीब घटना होती है। सारे नट बोल्ट अपने आप लुढ़कते हुए वैन के नीचे चले जाते हैं। टाइलर बिना ज्यादा सोचे उन्हें निकालने के लिए वैन के नीचे घुस जाता है। उसी समय हमें दिखाई देता है कि जिस जैक के सहारे वैन ऊपर उठी हुई थी वो धीरे धीरे अपने आप ढीला होने लगा है। यानी अगर टाइलर समय पर बाहर नहीं निकला तो पूरी वैन उसके ऊपर गिर सकती थी। उधर मैडी को फिर से आसपास पैसेंजर मैन दिखाई देने लगता है। वो घबराकर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन अगले ही पल पैसेंजर मैन अचानक उस पर हमला कर देता है और उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाता है। इधर टाइलर जल्दी जल्दी नट बोल्ट उठाकर वैन के नीचे से बाहर निकलता है और ठीक उसी पल जैक जवाब दे देता है। पूरी वैन उसके पैर पर गिर जाती है। दर्द से वो जोर से चिल्ला उठता है, लेकिन किसी तरह अपना पैर बाहर निकालने में सफल हो जाता है। चोट काफी लगी होती है, फिर भी वो हार नहीं मानता। वो किसी तरह टायर लगाता है और तुरंत मैडी को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मैडी खुद को एक एक्सीडेंट वाली जगह पर पाती है और ये वही जगह होती है जो उसने कुछ टाइम पहले रास्ते में देखी थी। तभी उसे सामने से टाइलर आता हुआ दिखाई देता है। वो राहत की सांस लेते हुए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो टाइलर नहीं बल्कि पैसेंजर मैन है जिसने उसका भ्रम पैदा किया था। इसके बाद वो मैडी को अपने वश में कर लेता है और उसे सड़क के बीचों बीच घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर देता है। इतना ही नहीं, वो उसके दोनों हाथ भी ऊपर उठवा देता है, जैसे वो किसी को गले लगा रही हो। उसी समय टाइलर वैन लेकर वहां पहुंचता है। दूर से उसे सड़क के बीच मैडी दिखाई देती है। वो पूरी ताकत से ब्रेक लगाता है और आखिरी सेकंड में वैन मैडी से कुछ इंच पहले आकर रुक जाती है। अगर एक पल की भी देर हो जाती तो शायद मैडी उसी वैन के नीचे आ जाती। किसी तरह दोनों फिर से साथ होते हैं और बिना समय गवाए सीधे फ्लैगस्टाफ की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अगर इस रहस्य का जवाब किसी के पास है तो वो सिर्फ डायना ही हो सकती है। लगातार सफर करने के बाद आखिरकार मैडी और टाइलर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां डायना और बाकी वैन लाइफर्स ने अपना कैंप लगाया हुआ था। लेकिन जैसे ही दोनों वहां पहुंचकर अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं, वहां मौजूद लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। किसी को भी उनकी बात सुनकर हैरानी नहीं होती, बल्कि सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। अगले ही पल कैंप में मौजूद लोग उन्हें वहां से तुरंत चले जाने के लिए कहने लगते हैं। उनका मानना था कि मैडी और टाइलर अपने साथ एक ऐसी बुरी ताकत को यहाँ तक ले आए हैं जो अब बाकी लोगों के लिए भी खतरा बन सकती है। शुरुआत में डायना भी उन्हीं की तरह दोनों को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन जब वो मैडी की हालत देखती है तो आखिरकार उनका साथ देने का फैसला करती है। इसके बाद डायना उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि कई साल पहले उसने एक ऐसे मुसाफिर के बारे में सुना था जिसका पीछा भी पैसेंजर मैन कर रहा था। वो इंसान हर जगह भागता रहा, लेकिन आखिर में उसे एक ऐसी जगह शरण मिली जहां पैसेंजर मैन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो जगह थी सेंट क्रिस्टोफर का चर्च। डायना बताती है कि सेंट क्रिस्टोफर यात्रियों के रक्षक माने जाते हैं और शायद यही वजह है कि पैसेंजर मैन उस जगह के अंदर नहीं जा सका। हालांकि दिक्कत ये थी कि वो चर्च किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं था। किसी को उसकी सही लोकेशन नहीं पता थी। डायना सिर्फ अंदाजे के आधार पर इतना जानती थी कि वो चर्च किस दिशा में हो सकता है,
इसलिए वो फैसला करती है कि वो अपनी वैन से आगे चलेगी और मैडी टायलर उसकी वैन का पीछा करेंगे। लेकिन जैसे ही तीनों वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। बिना किसी चेतावनी के पैसेंजर मैन वहां दिखाई देता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वो डायना पर हमला कर देता है। हमला इतना तेज होता है कि किसी को उसे बचाने का मौका तक नहीं मिलता। डायना वहीं मारी जाती है। ये देखकर मैडी और टाइलर तुरंत अपनी वैन में बैठते हैं और वहां से पूरी रफ्तार में निकल जाते हैं। काफी दूर आने के बाद दोनों एक सुनसान फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं। अब रात हो चुकी थी और दोनों समझ चुके थे कि आगे बढ़ना बहुत खतरनाक होगा, इसलिए वे वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। इसी दौरान उनकी नजर स्टोर के अंदर रखे सेंट क्रिस्टोफर के कई पेंडेंट्स पर पड़ती है। मैडी को तुरंत याद आता है कि जब उसने रियर व्यू मिरर से पैसेंजर मैन पर वार किया था, तब उसी पेंडेंट की वजह से वो पीछे हट गया था। यही सोचकर दोनों जितने भी पेंडेंट वहां मिलते हैं सब खरीद लेते हैं और पूरी वैन के अंदर अलग अलग जगह टांग देते हैं, ताकि अगर पैसेंजर मैन फिर हमला करे तो शायद वे खुद को बचा सकें। अगली सुबह दोनों जल्दी निकल पड़ते हैं। इस बार मैडी ड्राइव कर रही होती है। पूरी रात जागने की वजह से दोनों बेहद थके हुए थे। सफर करते करते कब उनकी आंख लग जाती है उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन जब दोनों की नींद खुलती है तो सबसे पहले घड़ी देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। सुबह कब की गुजर चुकी थी और बाहर फिर से रात हो चुकी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्हें याद ही नहीं था कि पूरा दिन आखिर कहां गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समय का एक पूरा हिस्सा उनकी जिंदगी से मिटा दिया हो। उधर वैन का फ्यूल भी लगभग खत्म होने वाला था, यानी अब अगर वैन बंद हुई तो वे इस सुनसान इलाके में फंस जाएंगे। तभी मैडी की नजर सड़क किनारे लगे कुछ अजीब निशानों पर पड़ती है। वो तुरंत पहचान जाती है कि ये वही होबो कोड्स हैं जिनके बारे में उसने किताब में पढ़ा था। उन निशानों के मुताबिक एक सुरक्षित रास्ता मेन रोड छोड़कर दूसरी तरफ जाता था। बिना देर किए मैडी उसी रास्ते पर वैन मोड़ देती है। जैसे ही वैन ऑफ रोड रास्ते पर बढ़ती है, अचानक उसका म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है। स्पीकर से पैसेंजर मैन की डरावनी आवाज गूंजने लगती है। वो कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दूंगा। उसकी आवाज सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टाइलर गुस्से में आकर पूरा म्यूजिक सिस्टम ही तोड़ देता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों उस सुरक्षित रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। मैडी उन निशानों का पीछा करते हुए वैन को आगे बढ़ाती रहती है। रास्ता पहले से कहीं ज्यादा सुनसान और डरावना था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और घना जंगल नजर आ रहा था। तभी कुछ दूर जाकर उनकी नजर सड़क के बीच खड़ी एक टूटी फूटी कार पर पड़ती है, जिसने पूरा रास्ता रोक रखा था। अंधेरा इतना ज्यादा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके आसपास से वैन कैसे निकाली जाए। ऐसे में टाइलर वैन से नीचे उतरता है और टॉर्च की मदद से रास्ता देखने लगता है। वो मैडी को धीरे धीरे आगे बढ़ने का इशारा करता है। मैडी उसकी बात मानते हुए बहुत संभलकर वैन आगे बढ़ाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दोनों के सामने ऐसा नजारा आता है कि उनके होश उड़ जाते हैं। सड़क पर चारों तरफ इंसानों की लाशें बिखरी हुई दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी भयानक हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए हों। ये दृश्य इतना डरावना था कि किसी का भी दिल बैठ जाए, लेकिन टाइलर समझ जाता है कि ये पैसेंजर मैन का बनाया हुआ भ्रम है। वो जोर से मैडी से कहता है कि बिल्कुल मत रुकना, चाहे सामने कुछ भी दिखाई दे, बस गाड़ी चलाती रहना। मैडी कांपते हुए भी उसकी बात मानती है और वैन लगातार आगे बढ़ाती रहती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वैन उन लाशों के ऊपर से गुजर रही हो, लेकिन वो ब्रेक नहीं लगाती। तभी अचानक वैन का पिछला दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर टंगे सेंट क्रिस्टोफर के सारे पेंडेंट एक एक करके बाहर की तरफ खिंचने लगते हैं। अगले ही पल पैसेंजर मैन अचानक वैन के अंदर प्रकट हो जाता है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। आते ही वो टाइलर को पकड़कर चलती वैन से बाहर फेंक देता है। टाइलर सड़क पर कई बार लुढ़कता हुआ दूर जा गिरता है, जबकि वैन के अंदर अब सिर्फ मैडी और पैसेंजर मैन रह जाते हैं। पैसेंजर मैन पूरी ताकत से मैडी पर हमला करता है और वैन का कंट्रोल छीनने की कोशिश करता है। तभी मैडी की नजर दूर अंधेरे में एक पुराने चर्च पर पड़ती है। चर्च के बाहर लगा क्रॉस साफ दिखाई देता है। मैडी बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से ब्रेक लगा देती है। जोरदार झटके की वजह से पैसेंजर मैन विंडशील्ड तोड़ते हुए बाहर जा गिरता है और सीधा चर्च की पवित्र जमीन पर आकर गिरता है। जैसे ही उसका शरीर उस जमीन को छूता है, उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है, मानो उस जगह की पवित्रता उसे जला रही हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो फिर भी खत्म नहीं होता। वो दोबारा उठकर मैडी की तरफ बढ़ने लगता है।
अब मैडी समझ चुकी थी कि अगर उसने इस बार मौका गंवा दिया तो शायद दोनों कभी नहीं बच पाएंगे। इसलिए वो पूरी ताकत से वैन आगे बढ़ाती है और सीधे पैसेंजर मैन को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि पैसेंजर मैन चर्च का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर जा गिरता है। मैडी भी वैन समेत चर्च के अंदर पहुंच जाती है। वहां सामने सेंट क्रिस्टोफर की विशाल प्रतिमा खड़ी होती है। पैसेंजर मैन फिर से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार मैडी पीछे हटने के बजाय आखिरी वार करने का फैसला करती है। वो वैन को रिवर्स करती है और पूरी रफ्तार से दोबारा पैसेंजर मैन की तरफ बढ़ जाती है। उसी समय सेंट क्रिस्टोफर की प्रतिमा थोड़ा झुक जाती है और उसके हाथ में मौजूद लंबा डंडा बिल्कुल पैसेंजर मैन की तरफ आ जाता है। जैसे ही वैन उसे दूसरी बार टक्कर मारती है, उसका शरीर सीधे उस नुकीले डंडे में जा धंसता है। अगले ही पल पैसेंजर मैन दर्द से चीखने लगता है। उसके पूरे शरीर से धुआं निकलता है और देखते ही देखते वो पिघलकर राख में बदलने लगता है। इसी टक्कर के दौरान वैन में आग लग जाती है और कुछ ही देर में पूरा चर्च आग की लपटों से घिर जाता है। मैडी किसी तरह जलती हुई वैन से बाहर निकल आती है। कुछ पल बाद टायलर भी घायल हालत में वहां पहुंच जाता है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी पूरी वैन, उनका सारा सामान और उनकी सारी जमा पूंजी आग में जल चुकी होती है। ये देखकर टायलर टूट जाता है और कहता है कि उनका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मैडी मुस्कुराकर कहती है कि नहीं, जो खत्म हुआ है वो सिर्फ सामान है, असली जिंदगी तो अब शुरू होगी। इतना कहकर वो पहली बार अपनी जेब से एंगेजमेंट रिंग निकालती है, जिसे अब तक उसने कभी नहीं पहना था। टायलर प्यार से वो रिंग उसकी उंगली में पहनाता है। इसी पल साफ हो जाता है कि अब टायलर भी समझ चुका है कि हमेशा सड़क पर भटकने से ज्यादा जरूरी अपना एक घर और अपना परिवार है। तभी दूर से पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन सुनाई देने लगते हैं। दरअसल फिल्म की शुरुआत में मैडी के पास जो इमरजेंसी जीपीएस डिवाइस दिखाई गई थी, उसी की मदद से उनकी लोकेशन रेस्क्यू टीम तक पहुंच चुकी होती है। इसी के साथ मैडी और टायलर की ये डरावनी यात्रा आखिरकार खत्म हो जाती है।